जिस मुख्यमंत्री को हम लोग ने देखा था अपने बचपन में, मतलब अगर किसी की मान लीजिए कुत्ते को भी लाठी मार दिया तो उसको इशू बनाने का हिम्मत रखती थी ममता बनर्जी। पर आज की डेट में जो है वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के मोह में जो है वो पूरा जो है अपने परिवार के लिए सोचती हैं, बाद में जनता के बारे में सोचती हैं। हॉट चॉकलेट अब खाया है ना, हॉट चॉकलेट पश्चिम बंगाल में हॉट चॉकलेट कोलकाता में ढूंढ ढूंढ करके मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हॉट आधार कार्ड मिल जाएगा। एकदम गरम गरम आधार कार्ड मिलता है, गरम गरम एकदम वोटर कार्ड मिलता है। पोस्ट पोल वायलेंस में ये भी हमने देखा है कि इसी विधानसभा में जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, जो वोटर्स हैं, उनकी बिल्डिंग के घर, उनके अपार्टमेंट के बाहर बोतलें चली हैं, मारा गया है। और जब वो स्थानीय प्रशासन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए आप लोगों ने तो बीजेपी को वोट दिया है तो थोड़ा बहुत तो आप लोग को सहना होगा। पानी का पाइप लाइन तक काटा गया है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना खराब है कि कोई भी यूथ जो अच्छा पास आउट कर रहा है, ग्रेजुएशन कर ले रहा है, वो कहीं दूसरे स्टेट पे चला जा रहा है, बेंगलोर चला जा रहा है, पुणे चला जा रहा है, गुड़गांव चला जा रहा है, दिल्ली चला जा रहा है, मतलब आउटसाइड वेस्ट बंगाल बिहार भी चला जा रहा है, बट वेस्ट बंगाल में नहीं रहना है। 15 साल हो गया ममता बनर्जी का सरकार का। 15 साल में जो आज जो बंगाल का जो स्थिति है वो उतना अच्छा नहीं है। हम लोग सोचे थे कि ममता बनर्जी आके बहुत कुछ परिवर्तन करेगा, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है चीज तो। एसआईआर से ना तृणमूल हिल गया है। तृणमूल के सिलेबस में ही नहीं था एसआईआर की एसआईआर हो जाएगा, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, इसीलिए ममता बनर्जी इतना नाचानाची कर रही है। जो ये सप्लाई का जो ये आपका लेबर सप्लाई होता है, इस तरह का ये ऑर्डर्स का जो काम है, सप्लाई का काम है, ये मोटा मोटी कलकत्ता शहर में गुंडा लोग कंट्रोल करता है कि कौन इस बिल्डिंग में बालू देगा, सीमेंट देगा। तो इस तरह के ये जो काम है जो करना, जो बिल्डिंग लाइंस का बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम है, इस तरह करने के लिए आपको जो है गुंडों के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये गुंडे क्या करते हैं, 10 लड़कों का ग्रुप बना दिया कि तुमको मीटिंग मिचिल सब करना है, दंगा फसाद करना है, वोट लूट करना है, सब करना है। तुम्हारा इस एरिया में जो बिल्डिंग बनेगा उस बिल्डिंग का मटेरियल का सप्लाई का काम तुमको मिलेगा। मेरे पीछे जो आपको नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि ये देश में जो पहली मेट्रो चली थी और वो भी अंडरग्राउंड, वो वही है। तो कलकत्ता का एक स्वर्णिम इतिहास ये भी रहा है। कुछ लोग निकल रहे हैं मेट्रो स्टेशन से, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ तो हमें ये लगी कि कलकत्ता के भवानीपुर में हमें सरदार जी भी मिल गए। कैसे हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रघुबीर सिंह है। मैं इस भवानीपुर अंचल में मैं 4th जनरेशन हूँ। अच्छा। मेरा 5th जनरेशन ने भी यहीं जन्म लिया है। तो बंगाली बोल लेते होंगे? बढ़िया, बहुत अच्छा बंगाली बोल लेते हैं। आप जहाँ खड़े हैं, ये भवानीपुर का इलाका को मिनी इंडिया कहा जाता है। अच्छा। यहाँ आपको हर समाज का हर एक व्यक्ति मिल जाएगा। आपको यहाँ बंगाली मिल जाएगा, आपको यहाँ बिहारी मिल जाएगा, आपको यहाँ गुजराती मिल जाएगा, आपको मारवाड़ी मिल जाएगा। इसको हम लोग मिनी इंडिया बोलते हैं। कलकत्ते का मिनी इंडिया है, जहाँ हर समय, हाँ, और जहाँ की विधायक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, यहाँ की विधायक मुख्यमंत्री, स्ट्रॉन्ग नेता। बोलने में ही थोड़ा सा ये हो रहा है क्या मतलब क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं मानते हैं? स्ट्रॉन्ग किस, आप किस व्यक्तिगत के हिसाब, मतलब व्यक्ति के हिसाब से उनको 2016 से लगातार चुनाव। 2011 के पहले वो स्ट्रॉन्ग नेता थी। अच्छा। बहुत स्ट्रॉन्ग नेता थी। हर इशू को, हर समाज के हर वर्ग के इशू को उन्होंने उठाया है। उसके बाद मुख्यमंत्री बनी है। पर मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं पूरे बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पर्टिकुलर विधानसभा में अगर देखें तो यहाँ के अभी सबसे ज़्यादा अगर करोड़पति जो परिवार अगर है यहाँ पर, तो उनका नाम है ममता बनर्जी का बनर्जी फैमिली। इनके भाई जो हैं, उनके पास करीब 30-35 प्लॉट्स हैं इस एरिया में। हाँ, इनके भतीजे हैं। हमने सुना है कि करीब 200 करोड़ की बिल्डिंग में वो रहते हैं। उनका घर का जो फ्लोर है वो ग्लास फिनिशिंग है। ऐसा तबका है। मतलब जिस मुख्यमंत्री को हम लोग ने देखा था अपने बचपन में, मतलब अगर किसी की मान लीजिए कुत्ते को भी लाठी मार दिया तो उसको इशू बनाने का हिम्मत रखती थी ममता बनर्जी। पर आज की डेट में जो है वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के मोह में जो है वो पूरा जो है अपने परिवार के लिए सोचती हैं, बाद में जनता के बारे में सोचती हैं। देखिए, पता है हम लोग ना दिल्ली से आए हैं, बाहर से आए हैं, मतलब मैं तो वैसे बिहार से आया हूँ। तो हम लोग बंगाल खबरों में देखते हैं, छोटा मोटा आगे कवर कर पाते हैं। जो पोस्ट पोल वायलेंस बताया जाता है बंगाल का, उसकी हकीकत क्यों है? क्योंकि क्या है,
और ये जो आरजी कर मामला है या संदेश खाली हुआ, उसकी क्या हकीकत है? क्योंकि मैं एक ममता बनर्जी देखता हूँ जो एक रेप पीड़ित गर्भवती महिला के सम्मान के लिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए उस वक्त के मुख्यमंत्री से लड़ जाती है, और जिस बिल्डिंग से उन्हें बेइज्जत करके बाहर निकाला जाता है उस बिल्डिंग को खंडर बना देती है भविष्य में। और दूसरी तरफ हमें नजर आता है कि आरजीकर है, संदेश खाली है। तो किसी भी कहानी का तो एक पक्ष होगा ना, दोनों पक्ष तो नहीं हो सकते। जी देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, आप किस व्यक्तिगत को आप जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो स्ट्रांग नेता हैं। ममता बनर्जी के बहुत सारे पहलू हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। पोस्ट पोल वायलेंस की जैसे आपने बात की, देखिए पोस्ट पोल वायलेंस है, बंगाल है, यहाँ राजनीतिक घटनाएं होंगी। कोई किसी को, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता, टीएमसी का कार्यकर्ता बीजेपी को मारेगा, बीजेपी का कांग्रेस को मारेगा, ऐसा ये चलता है। लेकिन गलत है ना ये। हम ये तो गलत तो है। इसके ऊपर जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये पोस्ट पोल वायलेंस में ये भी हमने देखा है कि इसी विधानसभा में जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, जो वोटर्स हैं, उनकी बिल्डिंग के घर, उनके अपार्टमेंट के बाहर बोतलें चली हैं, मारा गया है। और जब वो स्थानीय प्रशासन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए आप लोगों ने तो बीजेपी को वोट दिया है, तो थोड़ा बहुत तो आप लोग को सहना होगा। पानी का पाइप लाइन तक काटा गया है। मान लीजिए एक बूथ है, जिस बूथ में अगर 400 वोटर हैं तो उस बूथ में 380-390 वोट जो है बीजेपी को मिले हैं। तो इससे साफ नजर समझ में आ जाता है कि कौन बीजेपी का वोटर है, कौन। हाँ, तो उस इलाकों में जो है अपार्टमेंट में हम लोग ने देखा, उल्टा डांगा में ऑटो चलाए गए हैं, अपार्टमेंट में ऑटो जबरदस्ती घुसाया गया। हमारा यहीं बगल में हमारा LNB रोड में हमारा एक यहाँ पर अपार्टमेंट था जिसमें कांच की बोतलें चलाई गई रात को, क्योंकि उन्होंने वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया। तो ये संस्कृति हमारी बंगाल की नहीं थी। कार्यकर्ता वर्सेस कार्यकर्ता तो पहले भी चलता था, लेकिन अब वोटर को भी निशाना बनाया। वोटर को भी निशाना जबाया। और वही बात है, देखिए आज जो है हमारे बंगाली समाज में हम दुर्गा पूजा की जो है पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। बंगाली में कहते हैं 12 दिन है 13 पर्व, माने 12 महीने में 13 पर्व होते हैं। वहाँ पर सभी पूजों में ये वो कहीं ना कहीं महिलाओं को, माताओं को पूजा जाता है, याद किया जाता है। उसी राज्य में जब इस तरह का महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है तो ये देखकर एक बंगाली खुद को बंगाली कहते हुए बहुत दुर्भाग्य फील होता है। पंजाबी कहते हैं खुद को बंगाली कहते हैं। जी देखिए, हमने जन्म ही, हमारी बोली गुरुमुखी है, हमारा धर्म गुरुमुखी है, पर हम जो है इस बंगाल की मिट्टी में पैदा हुए हैं। इस बंगाल की मिट्टी ने हमें रोजगार दिया है, हमें पहचान दी है, समाज में चलना सिखाया है, समाज में बोलना सिखाया है। बंगाली समाज में हम लोगों ने सीखा है कि किसी को अगर पैर भी लग जाता है ना तो हम उसको प्रणाम करते हैं कि गलती हो गया। तो इस तरह का सभ्य समाज जब हमारा बंगाली समाज है, उसको कलंकित आज जो है, आज देखिए दूसरे राज्यों में जब जाते हैं, जब हम कहते हैं कि हम बंगाल से आए हैं तो लोग कहते हैं भरा, अरे बाप रे बाप, आपका उधर तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये दृश्य नहीं था। हमारे बंगाल को नोबेल प्राइज़ मिला था हमारी बंगाल की संस्कृति के लिए, हमारे बंगाल की कल्चर के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर को पूरी दुनिया में याद किया जाता है। सिंगापुर बनने से पहले लोग कलकत्ता आते थे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम चेक करने, यहाँ की सिटी को देखने के लिए कि किस तरह ये इसको बनाया गया। उससे प्रभावित होकर सिंगापुर लोग जाकर के जो इंजीनियर हैं उन्होंने काम किया। और आज इस बंगाल को जब हम टीवी के पर्दे पे कलंकित होते हुए देखते हैं तो बहुत एज अ बंगाल के रहने वाले के हिसाब से बहुत कर रहा है कलंकित। क्योंकि ममता दीदी आरोप लगाती है बीजेपी पे, बीजेपी आरोप लगाती है ममता दीदी पे। आपने जो बात बोली बिल्कुल सही बोली। एज सोसाइटी, एज स्टेट, मैं जिस जगह को रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे हमारे यहाँ बिहार में पहले बहुत जंगल राज था, मतलब लोगों को लूट लिया जाता था। तो अभी की बात मैं बता रहा हूँ, 6 महीने पहले जब चुनाव हुए हैं, तभी भी जब हम लोग जा रहे थे तो मेरे कैमरा पर्सन्स को लोगों ने कह दिया कि अरे बिहार जा रहे हो, संभल के जाना, क्योंकि वही छवि बनी हुई थी दिमाग में। तो ये कौन कर रहा है कलंकित, कौन बदनाम कर रहा है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है बेरोजगारी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो इस तरह की चीज़ें जो है बढ़ेंगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होगा। जब आपको नौकरी नहीं है तब आप पेट के लिए कुछ तो करेंगे ना। ये पेट तो सोचता नहीं है। जब आपको भूख लगेगी तो आपके घर में अगर कुछ नहीं मिलेगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो आप डकैती करेंगे, चोरी करेंगे, झंडा में। ममता बनर्जी ने जो किया है यहाँ पर, देखिए राजनीतिक विप्लवी पैदा हुए हैं, बड़े बड़े जो है राजनीतिक यहाँ पैदा हुए हैं। हमारे राष्ट्रपति तक
जो है बंगाल से गए। पर ममता बनर्जी ने क्या किया, ममता बनर्जी ने जो है जो राजनीति को पेट से जोड़ दिया। यहाँ अगर आपको काम करना है, नौकरी चलाना है, ठेला लगाना, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, उस ठेले वाले के पास जाके देखिए, उसको भी पैसा देना पड़ता है। उसको भी अगर जिस दिन टीएमसी का मिছিল होता है, मतलब रैली होता है, दुकान बंद करके रैली में जाना पड़ता है। जब इस तरह का वातावरण पैदा होगा तो जो है गुंडागर्दी बढ़ेगी। आज बताइए टीएमसी के एक हम लोगों ने देखा कस्बा में किस तरह जो ग्रुप, जो दो गुटों में लड़ाई हुई। सुनने में ये आया वहां पर कि एक ग्रुप के पास 200 लोग थे, 300 लोग थे। तो ये लोग तो बाहर से नहीं है, ये लोग कलकत्ता के, ये बंगाल के, यंग है। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे? किसी के पास, इस तरह के गुंडों के पास जाएंगे, उनके पास क्या होगा? ये लोग सिंडिकेट से जुड़े हैं। सिंडिकेट का मतलब है जो बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें बालू लगता है, सीमेंट लगता है, रंग लगता है। इस तरह का जो ये सप्लाई का जो ये आपका लेबर सप्लाई होता है, इस तरह का ये ऑर्डर्स का जो काम है, सप्लाई का काम है, ये मोटा मोटी कलकत्ता शहर में गुंडा लोग कंट्रोल करता है कि कौन इस बिल्डिंग में बालू देगा, सीमेंट देगा। तो इस तरह के ये जो काम है, जो करना, जो बिल्डिंग लाइंस का, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम है, इस तरह करने के लिए आपको जो है गुंडों के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये गुंडे क्या करते हैं, 10 लड़कों का ग्रुप बना दिया कि तुमको मीटिंग मिছিল सब करना है, दंगा फसाद करना है, बोट लूट करना है, सब करना है। तुम्हारा इस एरिया में जो बिल्डिंग बनेगा उस बिल्डिंग का मटेरियल का सप्लाई का काम तुमको मिलेगा। ये इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो टीएमसी की सरकार है वो बंगाल में चला रही है, कलकत्ता में चला रही है। तो इसी से जो है बेरोजगार जो यंगस्टर है वो लोग जो है इस तरह टीएमसी से जुड़े हुए हैं और वो लोग जो है इस तरह के काम कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज आईटी हब जो कलकत्ता में इतना बड़ा बनने वाला था, आज वो आईटी हब बेंगलोर चला गया, हैदराबाद चला गया, पुणे चला गया। आज एक सीए की सैलरी, इनफैक्ट आपको बताऊं, आज भी उस बैंगलोर में जो आईटी हब है उसमें 30% एम्प्लॉय बंगाल के काम करते हैं, जो यहाँ बनना था। जी ये सच्चाई है कि पहला आईटी हब देश का बंगाल में बनना था। अब चूंकि वो वहाँ नहीं, यहाँ नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ के जो तब के मुख्यमंत्री थे ज्योति बासु, उनको ये लगता था कि ये चीज़ नौकरियाँ खा जाएगा, कंप्यूटर जो है वो नौकरियाँ खा जाएगा। तो यहाँ से आईटी हब उठ के चला गया बैंगलोर, और वहाँ पे उन क्यूबिकल्स में जो भारत भाग्य विधाता बन रहे हैं वो आज भी 30% बंगाली ही हैं। बहरहाल अच्छी बात कही आपने। हाँ, आप कह रहे थे कि आईटी हब चला गया आगे। देखिए आईटी हब चला गया। आईटी हब से क्या था, बिजनेस क्रिएट हो रहा था। आईटी हब से क्या होता है, एक बल्क में एक लोग काम करते हैं, बल्क में लोग जब काम, ममता दीदी ने आगे कुछ परिवर्तन नहीं किया, फैक्ट्री नहीं लगाई, इंडस्ट्री नहीं लगाई। आपकी सोच नहीं है ना भाई साहब। आप तो जो है, आप जो है यंगस्टर लोग को काम में काम नहीं करना चाहते, उनको चाहते कि किसी हिसाब से आपके पास जुड़े रहे, पार्टी करे, मिছিল करे, पार्टी ऑफिस के बाद आप चले जाइए। टीएमसी का पार्टी ऑफिस यहाँ से 200 मीटर पे है, कम से कम 100 आदमी बैठा होगा। उनका ये काम है डेली का कि तुमको महीना 5,000 का नौकरी हम देंगे, तुम्हारा शाम को बैठना है, यहाँ ऑफिस में आके बैठना है। तो कहाँ से होगा? आपको तो आप तभी डेवलप कर पाएंगे स्टेट जब आप किसी का माइंडसेट डेवलप कर पाएंगे। आप तो माइंडसेट डेवलप नहीं कर पाए। आज भी आप जो पुराने स्टाइल में बंगाल चल रहा है, 20 साल 25 साल पुराना, आज दूसरी स्टेट जो चल रही हैं, आप बताइए कम से कम 20 साल हम पीछे हैं। तो कैसे होगा ना? यहाँ फैक्ट्रियाँ कब आएंगी? जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा, गवर्नमेंट की कुछ प्लानिंग होगी। तो ऐसा जो है इस सिस्टम पे तो काम नहीं हो रहा है ना। जब इस सिस्टम पे काम नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिक जो है कोई आना नहीं चाहता यहाँ पर। मॉल एक मिनट बताइए, ये जैसे कुछ बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, तो आपने चूंकि वो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह वाला काम बताया, तो मैंने बहुत सारी बिल्डिंगें देखी जिसपे रंगाई पुताई नहीं हो रखी, एसी लगे हुए हैं, सब कुछ बढ़िया है। मैंने मजाक में किसी से पूछा, यार इतनी सुंदर बिल्डिंग है, वो रंगाई पुताई क्यों नहीं करवा रहे? तो बोल रहे गरीब है। बोले यार ऐसे कैसे गरीब, जिनके घर में एसी लगा हुआ है, तो वो रंग क्यों नहीं करवाते हैं? रंग क्यों नहीं करवाते हैं? देखिए चक्कर ये, देखिए आज का डेट में जो बिल्डिंग, आज जो बड़े बड़े डेवलपर हैं, वो जब बिल्डिंग बना रहे हैं, उनको गुंडा टैक्स एक, मतलब आपका यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाने में करीब से करीब जो है 2500 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट जो है एक स्क्वायर फीट पे खर्चा आता है। तो अगर आप जो है वो आपका खर्चा 3000 का जो आपका खर्चा है वो 5000 हो जाएगा। आज 3000 स्क्वायर फीट एक बिल्डिंग बनाने में 3000 स्क्वायर फीट अगर खर्चा है तो 2000 तो गुंडा टैक्स है। 5000 रुपये स्क्वायर फीट में अगर आप बिल्डिंग बनाएंगे तो आप कितने में बेचेंगे? आपका ओवर कॉस्ट जाएगा। उस हिसाब से आपको जो फ्लैट बिक्री नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर के लोग जो है यहाँ पर नहीं, दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।
और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भैया? मेरा नाम है राज चौधरी, कहाँ से चौधरी साहब? यहीं कोलकाता का ही रहने वाला हूँ मैं। क्या पकौड़े वकौड़े खाने आए थे? हाँ, बस ऐसे ही शाम को थोड़ा सा बाजार एरिया है, थोड़ा सा चाय वाय पीने, थोड़ा टहलने वहलने के लिए, थोड़ा शाम को थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए। अच्छा लगा, मतलब बंगाल में एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि पुरानी चीज़ें उतनी मेंटेन्ड नहीं लेकिन सहेज के रखी हुई है। फिलहाल वैसे बंगाल का माहौल क्या है? चुनाव वगैरह को लेकर क्या सोच रहे हैं लोग? परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं या जो है वही ठीक है? देखिए, अगर मेरे जैसा अगर वोटर हुआ तो ज़रूर इस बार चेंज चाहेगा, मैं क्योंकि मैं भी चेंज चाहता हूँ। अच्छा, अगर मेरे जैसा ही सोचेगा अगर बाकी वोटर्स भी, तो इस बार जो है सत्ता पलट जाएगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखिए, पिछले 15 साल पहले वेस्ट बंगाल की जो जनता है वो ममता बनर्जी को इसी उम्मीद से लाया था कि यहाँ पर नए कारखाने लगेंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी, नए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, ठीक है, वुमेन जो वो सेफ फील करेंगी, गांव वगैरह में जो सिचुएशन चेंज होगा। लेकिन पिछले 15 साल में बिल्कुल हुआ उल्टा। अच्छा, मतलब जॉब्स तो है ही नहीं वेस्ट बंगाल में, कोई प्लेसमेंट नहीं है, किसी भी कॉलेज में कोई प्लेसमेंट होता ही नहीं है। प्लेसमेंट के लिए पहले तो कुछ साल पहले तो प्लेसमेंट नाम के लिए भी लोग आते थे जॉब इंटरव्यूज़ के लिए, लेकिन इस बार तो क्या है कि अभी प्लेसमेंट है ही नहीं, स्कोप ही नहीं है। वेस्ट बंगाल का हालत इतना ख़राब हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना ख़राब है कि कोई भी यूथ जो अच्छा पास आउट कर रहा है, ग्रेजुएशन कर ले रहा है, वो कहीं दूसरे स्टेट में चला जा रहा है, बेंगलोर चला जा रहा है, पुणे चला जा रहा है, गुड़गांव चला जा रहा है, दिल्ली चला जा रहा है, मतलब आउटसाइड वेस्ट बंगाल बिहार भी चला जा रहा है, बट वेस्ट बंगाल में नहीं रहना है। एक तरफ मतलब जो हमने पढ़ा है कि आज़ादी के वक्त तक भी पूरी देश से लोग बंगाल में नौकरी करने आते थे, आज बंगाल के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। देखिए, ये एक ना स्ट्रैटेजी है बंगाल को, मतलब जो कॉन्सेप्ट था 1946 में कि पूरा बंगाल ही पाकिस्तान में चाहिए, तो ये उसी स्ट्रैटेजी के तहत, उसी कॉन्स्पिरेसी के तहत बंगाल को धीरे धीरे हैमरिंग कर करके इसको रुइन कर रहे हैं, इसको बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अगर बंगाल को अगर बर्बाद कर दिया गया, अगर कलकत्ता अगर बर्बाद हो गया तो इसका इफेक्ट पूरा देश पे पड़ेगा। जैसे अभी बॉर्डर जो है, बॉर्डर को खोल के रख दिया है ममता बनर्जी बॉर्डर से वो सब बांग्लादेशी मुसलमान लोगों को बुलाता है, उसका नेता लोग बुलाता है, वोटर कार्ड बना देता है। आप हॉट चॉकलेट अब खाया है ना, हॉट चॉकलेट पश्चिम बंगाल में हॉट चॉकलेट कोलकाता में ढूंढ करके मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हॉट आधार कार्ड मिल जाएगा, एकदम गरम गरम आधार कार्ड मिलता है, गरम गरम एकदम वोटर कार्ड मिलता है। अब ममता बनर्जी का पार्टी बना देता है, उसका सरकारी दफ्तर में, उसका ऑफिस लोगों में सब आदमी लोग बैठा हुआ है, बाबू लोग बैठा के रखा है, और टीएमसी का अपना आदमी लोग लोकल जो है वो लोग 10,000, 15,000, 20,000 रुपया दे करके वो लोग आधार कार्ड वोटर कार्ड बना लेता है। आवास योजना मिल जाता है, प्रधानमंत्री जो वहाँ से पैसा भेजता है, वो पैसा जो बाहर से आता है सब बांग्लादेशी लोग, टेररिस्ट लोग, उन लोगों के अकाउंट में चला जाता है। फिर और जितना भी सुविधा लोग जब जो प्राइम मिनिस्टर भेजता है दिल्ली से, वो सब यहाँ पर आकर के ममता बनर्जी इन लोगों में बांट देती है। कॉमन बंगालीज के लिए कुछ नहीं है, जो हिंदू है, जो कॉमन यूथ है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके और रोकने के लिए तो एसआईआर कराया जा रहा है ना, तो ममता बनर्जी नॉर्मल बंगालियों को लेकर पहुंच गई कि देखिए ये जिंदा है, इसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। ये सिस्टमैटिक तरीके से बीजेपी का वोट बढ़ाने की कोशिश है। देखिए, एसआईआर से ना तृणमूल हिल गया है, तृणमूल के सिलेबस में ही नहीं था एसआईआर कि एसआईआर हो जाएगा, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, इसीलिए ममता बनर्जी इतना नाचानाची कर रही है। ममता बनर्जी को जब भी इनसिक्योरिटी फील होता है ना, जब भी लगता है कि ममता बनर्जी अब हार जाएगी, तब ममता बनर्जी को बंगाली याद आता है, बंगाली याद आता है, सेंटिमेंट याद आता है। लेकिन 15 साल में मतलब ममता बनर्जी ने बंगाल को कुछ नहीं दिया। जब बंगाल का ही जब युवा जब बोल रहा था कि हमें बंगाली भाषा चाहिए, ममता बनर्जी ने फोर्सफुली उर्दू पढ़ाया उन लोगों को, और जब उन लोगों ने आंदोलन किया तो उन लोगों को गोली से मार दिया। इसके बाद मुर्शिदाबाद में उनके अपने काउंसिलर एमएलए जो हैं वो लोग अटैक कर किया, हिंदुओं को चुन चुन करके मारा। इसके बाद जो भी यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो यहाँ के लोकल बंगालीज के लिए कुछ भी नहीं है। ओबीसी कोटा ला करके ममता बनर्जी ने पूरा मुस्लिम लोगों में बांट दिया है, मतलब बंगालीज के लिए कुछ भी नहीं है। अभी उसका केस भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर ज्वाइंट का एग्ज़ाम सही से नहीं होता है, यहाँ पर जेनपॉ का एग्ज़ाम नहीं होता है, एसएससी एग्ज़ाम लास्ट 4 साल से नहीं हुआ है, उसके एक हुआ था वो भी करप्शन के कारण 26,000 जॉब जो है वो चला गया। टेट जो है यहाँ पर नहीं होता है, जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो नहीं होता है। फिर नर्सिंग का यहाँ पर कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। फिर भाई सिस्टम चलाने के लिए तो लोग चाहिए ना, वो लोग कहाँ से आ रहे हैं?
ममता बनर्जी जो है यहाँ पर एक्चुअली ये सिस्टम जो है वो पूरा टीएमसी पार्टी का ही सिस्टम है। कह रहा हूँ नर्सेस तो चाहिए ना अस्पताल में नहीं है, नर्सेज नहीं है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, वहां पर आप देखिएगा बेड पे कुत्ता सोया हुआ है, कोई दवाई नहीं है, कोई नर्स का स्टाफ नहीं है, कोई डॉक्टर्स भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी डॉक्टर यहाँ पर ट्रीटमेंट करने से भी डरता है, आरजी कर में जो हुआ। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को कुछ होता है तो तुरंत जाकर के वहाँ पर अटैक कर देता है। 2019 में एनआरएस हॉस्पिटल में बगल के मुस्लिम बस्ती से लगभग 2-3 हज़ार लोग जाकर के एक डॉक्टर को मार पीट कर मर ही जाता है वो डॉक्टर। तो कोई भी यहाँ पर जो इस्टेब्लिश हो जा रहा है वो यहाँ पर से फील नहीं करता है, वो चला जाता है बाहर कि वेस्ट बंगाल के में कुछ नहीं है, वेस्ट बंगाल में क्या करेंगे, टाइम वेस्ट है, लाइफ का रिस्क है, तो इसलिए वेस्ट बंगाल छोड़ करके बाहर चले जाओ। पलायन बहुत बड़े स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे पलायन हो रहा है, और सिर्फ पलायन मतलब यहाँ से तो लोग जा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग जो है बाहर से, जितने भी मतलब वो इन्फिल्ट्रेटर लोग हैं, जो आतंकवादी टाइप का लोग है, जो आतंकवादी है, बॉम्ब ब्लास्ट करता है। बांग्लादेश का एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंसारुल्लाह बांग्ला, उसका ये जो है एकदम हेवन बन गया है, एकदम उसका सेफ हाउस बन गया है। वो यहाँ पर वो लोग प्लानिंग करते हैं। SDPI जो कि PFI कुछ दिन पहले बैन हो गया, उसका ऑर्गेनाइजेशन SDA पार्टी, वो काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन उसका ग्रोथ कर रहा है यहाँ पर, और ये सारा बॉर्डर एरियाज में होता है। इसके बाद गाय की तस्करी वगैरह जितने भी ब्लैक काम होते हैं, काले कारनामे, वो सब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी करवाती है, और इसीलिए बाहर से सारे क्रिमिनल्स वेस्ट बंगाल में आकर के शिफ्ट हो जा रहे हैं। क्या परिवर्तन होगा इस बार? इस बार मैंने कहा कि मेरे जैसे अगर वोटर हो, अगर मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ वैसे ही अगर बाकी लोग भी सोचते हैं, तो इस बार तो ममता बनर्जी को हारना ही चाहिए। हारना क्या चाहिए, टीएमसी को मतलब नामो निशान मिट जाना चाहिए, क्योंकि इस बार ना ये पॉलिटिकल फाइट नहीं है, ये कोई पार्टी के साथ पार्टी का नहीं है। दूसरे स्टेट में होता है कि ये पार्टी हारेगी वो पार्टी आएगा, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एग्जिस्टेंस का लड़ाई है कि हम बंगाली है तो मेरा लाइफ क्या होगा आगे चल के, मतलब मैं वो जनेऊ पहन पाऊंगा कि नहीं, मैं टीका लगा पाऊंगा कि नहीं, मैं बांग्ला भाषा बोल पाऊंगा कि नहीं, मेरे जो फोर फादर्स जो फाइट किया है वो रह पाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब वो एक सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता बोलते हैं, उस सभ्यता का लड़ाई है। ममता बनर्जी को इसीलिए हराना है क्योंकि ममता बनर्जी जो बंगाली सिविलाइजेशन के अगेंस्ट वो काम कर रही है, इसीलिए इस बार परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा एक मिनट रुकिएगा दादा, क्या नाम? बापी दत्तो। हाँ? बापी दत्तो। अच्छा कहाँ से? बालीगंज से। भवानीपुर के आसपास ही है? हाँ हाँ हाँ, आप भवानीपुर कंस्टिट्यूंसी में ही है? बालीगंज हम लोग का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, भवानीपुर अलग है, हम थोड़ा काम के लिए आए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या बदला बंगाल में? कुछ बदला है? चुनाव मतलब इतने लंबे समय से ममता बनर्जी है, स्थिति है अभी 15 साल हो गया ममता बनर्जी का सरकार का। 15 साल में जो आज जो बंगाल का जो स्थिति है वो बहुत उतना अच्छा नहीं है। हम लोग जो हम लोग सोचे थे कि ममता बनर्जी आके बहुत कुछ परिवर्तन करेगा, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है चीज़। तो जैसे कि पकड़ लीजिए कोई बेकार का चकरी का लिए ये 26,000 जो नौकरी चल गया, कितना जन को हम लोग टीवी में देख रहा, रो रहा, कितना जन मर गया, कितना जन का करेगा आगे जाके, कैसी करेगा नहीं करेगा। बहुत जन लोन लेके अपना घर लिया, ज़मीन लिया, बहुत कुछ लिया, वो लोग का भी जीवन पूरा एकदम ज़िंदगी पूरा एकदम अनिश्चयता में चल गया। ठीक है, कहाँ होगा नहीं होगा किसी को कुछ नहीं मालूम है। अब सुप्रीम कोर्ट का अंडर में ये केस है, अब जो आगे होगा देखा जाएगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं बंगाल में थोड़ा परिवर्तन हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये नेताजी भवन है, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे समर्पित है। बंगाल का चुनाव बेहद खास होता है क्योंकि सभी लोगों की नज़र, पूरे देश की नज़र लगभग इस चीज़ के ऊपर रहती है कि बंगाल के चुनाव के नतीजे क्या होंगे, बंगाल चुनाव के बाद बंगाल का वातावरण कैसा होगा। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करें, आप तक एक एक अपडेट पहुंचाएं। और जैसे हमने शुरुआत में कहा कि बंगाल में अभी क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, सोनार बंगला किस तरीके का है, इन सारी चीज़ों से आपको रूबरू कराएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरे के पीछे हैं धर्मेंद्र शुक्ला, मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट।